लास्ट लेक्चर में देखो बच्चों हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम लोग बफर सॉल्यूशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखते कितना कर पाते हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH4 ट्वाइस SO4 इन ग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू 500 ml 0.2 m ammonia to yield a solution of pH is equal to 9.7। बफर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें आप लोगों को पहले बताई है कि बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिंपली मोल से आ जाता है वो। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आपके पास जो अमोनिया गिवन है इसका मोल निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या होगा, वही मोल ऑफ अमोनिया कर लेते हैं, क्या होगा मोल ऑफ अमोनिया। तो मोल क्या होता है, मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सो मोलरिटी इज दिस एंड वॉल्यूम इज 0.5, सो दिस विल बी 0.1, ठीक है। तो मतलब मोल कितना है ये, मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया मोल। अब बफर का फॉर्मूला, कैसा बफर है, बेसिक बफर, ठीक है। पीएच गिवन आपके पास 9.7, सो इसका पीएच कितना होगा 14 माइनस 9.7, सो दिस विल बी 4.3। तो क्या हो सकता है इसमें, प्लस लॉग, और इसमें आगे क्या होगा, देखो ये आपके पास जो होगा NH4 पॉजिटिव का मोल अपॉन अमोनिया। ये बात ध्यान रखना है इसमें कि नहीं पीएच नहीं, दिस विल बी पीकेबी। तो ये बात ध्यान रखना है इसमें कि देखो लॉग के साथ जो होता है नीचे क्या होता है, नीचे तो बेस होता है पर ऊपर जो होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि यही दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे। तो बफर क्या होगा, अमोनिया और NH4 पॉजिटिव से बनेगा, ठीक है। अमोनिया गिवन है और उसका मतलब इसका अमाउंट पूछा है, मतलब आप इसका अमाउंट निकालोगे और उससे उसका अमाउंट निकलेगा। तो जब आप ऐसा केस सॉल्व करते हो तो देखो पीएच इक्वल टू पीकेबी लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, ठीक है। ये तो इसमें देखो पीएच कितना आएगा, पीएच 9.7 गिवन था, तो पीएच कितना है 4.3, ये कितना होगा 4.7 प्लस लॉग NH4 पॉजिटिव अपॉन अमोनिया, ठीक है। ये ठीक यही आ रहा है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये -0.4 इक्वल टू क्या आएगा, लॉग NH4 पॉजिटिव अपॉन अमोनिया, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि इसके आगे जो मैं सॉल्व करने जा रहा लॉग, तो मतलब मैं लॉग टेबल का यूज़ नहीं कर रहा और मैं इसको देख के बस अपने कॉमन सेंस, अपने मैथमेटिकल स्किल का यूज़ करके उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोगों का भी मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अब इस टाइप का मतलब ऐसा कैलकुलेशन जे एडवांस में तो कन्फर्म आ सकता है, तो मतलब आता ही है एक्चुअल में। तो ये आप देखो कैसे करोगे, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो अब रियल टैलेंट है कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये -0.4 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस 0.6, और ये हो सकता है लॉग NH4 पॉजिटिव अपॉन अमोनिया, ठीक है। वो शायद ऐसा ना हो कि कैमरे के बाहर निकल रहा हो, तो मैं उसको इधर कर देता हूँ। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0.3 जो होता है एक्चुअल में वो log 2 की वैल्यू होती है, तो 0.6 log 4 की वैल्यू होगी। तो इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये हो सकता है log आपके पास ये 0.4, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसमें। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए, क्योंकि 0.4 को जब करोगे तो वो होगा 4 × 10⁻⁻1, 10 to the power -1 की जगह वो -1 और 4 की वैल्यू 0.6, तो मुझे लगता है log 0.4 होगा। अरे ये 4 × 10⁻⁻1 10 to the power -1 ये होगा 4 की वैल्यू ये,
तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास अब देखो अमोनिया का मोल हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव। तो ये 0.04 मोल आ रहा है, ठीक है। इसका मोल कितना है 0.04, ठीक है। ये इसका मोल आ गया। अब इसका जब मोल आ गया है तो फिर आप वही कि देखो कैसे करेंगे, इसके आगे मोल तो यहाँ पे निकल गया, ठीक है, किसका, इसका NH4 पॉजिटिव का। अब देखो कैसे करेंगे, ये जो NH4 ट्वाइस SO4 है, इसको ब्रेक करने से डबल टाइम बनेगा NH4 पॉजिटिव, याद रहेगा डबल टाइम। तो ये 0.04 मोल है, तो इसका मतलब ये है ये 0.02 मोल होगा, ठीक है। इसका मास पूछा था शायद से इन ग्राम, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो कितना होगा 18 × 36 और ये SO4 कितना होगा 96 प्लस 36, तो कितना होगा दिस विल बी 132। तो क्या होगा मास तो ये आ रहा है मेरे हिसाब से 2.64 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। बाकी कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से मैंने सारा सही किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो समझ में आया होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए होते तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। और ये ध्यान रखना, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में आपके पास जो होता है जैसे पीएच इक्वल टू क्या होता है पीकेबी, और वो आपके पास क्या होगा लॉग, आपके पास कॉन्जुगेट क्या होगा एसिड बाय बेस। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, तो हम लोग उन्हीं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब एक मतलब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो ठीक है, ये करते हैं, थोड़ा अलग से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं इसमें द टोटल फॉस्फेट concentration in blood sample is 3 × 10⁻³ m। ठीक है, बोल रहा है, फिर बोला if the pH of blood is 7.4, ठीक है। ये तो बताना क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4- एंड HPO4 ठीक है। और गिवन क्या है Ka2 of H3PO4, this is 8 × 10⁻⁸ ठीक है। ये तो ये दे रखा है। अब क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है। देखो फॉस्फेट का, देखो पहली बात तो मुझे जो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, एक्चुअली मैंने खुद ही कल ही एक बुक से निकाला है, मुझे फॉस्फेट पढ़ के लग रहा है कि दोनों को मिला के कर रहा है। देखो फॉस्फेट मतलब होता है PO4, ठीक है। ये तो गिवन है तो बताना है व्हाट आर द, मतलब दोनों का अलग अलग बताना है। तो फॉस्फेट मतलब कि ये दोनों का मिला के इतना गिवन है, और दोनों को आपको सेपरेट बताना कि कितना कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो देखो ये K2 का मतलब क्या, पहले तो ये आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। तो देखो क्या होता है, H3PO4 से बनता है H2PO4-, और इससे क्या बनेगा HPO4-, और इससे बनता है
ये आपके पास PO4 3 माइनस, ऑलरेडी एक बार मैंने बताया हुआ है वैसे ही है। तो ये पहले वाले रिएक्शन के लिए कांस्टेंट क्या होगा KA1, सेकंड वाले के लिए कांस्टेंट होगा KA2 और लास्ट वाले के लिए क्या होगा KA3। ठीक है, तो ये जो गिवन जो क्वेश्चन जो है एक्चुअल में इसमें ये दोनों गिवन है। इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन ये मिलके इसमें बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ये मिलके क्या क्या H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस मिलके इसमें बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में Ka2 गिवन है ये। ठीक है, ये फॉस्फेट आयन ये जो गिवन ये दोनों का मिला के है, मतलब दोनों का मिला के, तो दोनों में से एक को चलो x मान लेते हैं। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन x है, तो HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन होगा 3 × 10⁻³ - x। ठीक है, तो दोनों का मिला के वो गिवन है, तो इसका ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, पहले pKa2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा pKa2, तो वो होगा 8 माइनस log 8, तो वो आएगा 7.1। मेरे हिसाब से ये आ रहा है। तो क्या होगा pH = pK, भाई जो है pKa2 मतलब आपके पास H3PO4 का प्लस log। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, ये एसिड होगा और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस को ऊपर लिखा जाएगा। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, pH 7.4 - 7.1। तो ये 0.3 आएगा, 0.3 एंड 0.3 होता है log 2, तो ये आया log 2। ठीक, ये होगा, दोनों को कंपेयर कर लो, तो 2 मतलब आ गया। तो बस ये है आपके पास, देखो इनका रेशियो 2 के मतलब 2 के इस टर्म में, तो ये हमने जो लिया है, तो 2 = क्या कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 3 × 10⁻³ - x अपॉन ये x। ठीक, ये नीचे लोग x माना था, तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 10⁻³ सो HPO4 2 माइनस कितना होगा 2 × 10⁻³ एंड H2PO4 माइनस होगा 10⁻³। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो समझ में आया। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन मतलब रियल मतलब कि हम लोगों की बॉडी में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, ब्लड का पीएच, वो स्लाइटली बेसिक होता है और वो 7.4 के आसपास होता है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ही है। तो फॉस्फेट पे जब ये बातें आ गई तो फॉस्फेट पे चलो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ जिनको ध्यान रखना है। अब देखो क्या है कि पहले हम लोग सॉल्ट को एक कर रहे थे, अब हम लोग क्या है कि बफर भी ले लिए। तो मैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा, थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई एसिड है और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस है तो उनमें रिएक्शन नहीं होती। पर अगर आप मान लो कि एक एसिड है और उसका कोई दूर का अगर मान लो सॉल्ट है तो उनमें आपस में रिएक्शन हो जाती है। जैसे H2 मान लो H2CO3 है और अगर आपके पास है साथ में CO3 2 माइनस, तो H2CO3 2 माइनस के साथ रिएक्शन करके बना देगा HCO3 माइनस। ठीक है, तो समझते कि क्या क्या है इसमें। पहले दो एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर आगे कुछ और करेंगे। तो देखो H2CO3
अगर एक ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सब बहुत ध्यान से समझना, और ये मतलब ये इस पूरे चैप्टर में मतलब समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मतलब मैं एक्चुअल में मैंने सब बता रखा है, पर फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। तो ये अगर एक H का लॉस करेगा तो बनेगा HCO3 माइनस, तो ये होता है Ka1, मतलब कि एक H का लॉस करेगा तो ये बनेगा। आपके पास HCO3 माइनस लिख के आ सकता है, या फिर कुछ भी लिखा हो सकता है NaHCO3। Na का कोई काम नहीं था, Na बस टाइम पास करने के लिए लिखा रहता है। मतलब Na भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसका कोई काम नहीं एक्चुअल में। तो ये फिर Ka2 और इससे बनता है CO3 2 माइनस, या फिर कुछ ऐसा Na2CO3। ठीक है। ये अगर अब देखो पूरे चैप्टर में समझते अभी तक क्या क्या पढ़ा। अगर आपको सिर्फ ये दिया होता, सिर्फ ये वीक एसिड, तो अगर ये गिवन है तो इसका पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 pKa1 माइनस log C। ऐसे केस में क्या होता है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो ऐसे केस में क्या होता है, जो पीएच जो होता है वो मेनली पहला वाला स्टेप ही कंट्रोल करता है। ठीक है। ये अगर ये हो जिसको मैंने ये एसिड था एक्चुअल में, ऊपर वाला एसिड है, इसको मैंने एम्फीप्रोटिक बोला था, फिर एसिड सॉल्ट। ठीक है। ये एसिड है और इसको सॉल्ट, और इसको एसिड सॉल्ट बोला था, या फिर इसको एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं। अगर ये गिवन है तो इसके पीएच का फॉर्मूला pKa1 प्लस pK2/2। ठीक है, ये होगा। और अगर ये लास्ट वाला अगर गिवन है तो फिर इसके पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में था, तो क्या होगा आपके पास 1/2 14 प्लस pKa2 प्लस log C। ठीक है। ये अब देखो समझते हैं। ये तो तीन बहुत सिंपल केस हो गए। कहानी में ट्विस्ट तब आ सकते हैं, मान लो ये और ये दे दिया, तब क्या होगा, ये और ये दे दिया तब क्या होगा, ये और ये दे दिया तब क्या होगा। तो यहां से कहानी में ट्विस्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो कोई ये दिया है तो इसका ये पीएच है, ये दिया है तो इसका ये पीएच है, ये दिया है तो इसका ये पीएच है। क्वेश्चन में अगर ये दोनों दे दिया तो मान लो अगर क्वेश्चन में ये दोनों अगर दिया होता, कौन कौन, मतलब ये दोनों कौन कौन, ये भी और ये भी, तो ये दोनों मिलके एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। आप बोलोगे क्या, हाँ देखो ये दिया है तो मामला क्लियर है, ये दिया है तो मामला यहां भी क्लियर है, पर ये दिया है तो फिर बफर सॉल्यूशन, ये एसिड, इसका एक कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये दोनों एक साथ दिया होता तो pH इक्वल टू फिर क्या होता, pK2 प्लस log कॉन्जुगेट बेस, मतलब कि क्या होता CO3 2 माइनस अपॉन HCO3 माइनस। ठीक है। दोनों मिलके एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों मिलके एक बफर, दोनों का बफर सॉल्यूशन होता है, इसका pH। तो समझो कितने केसेस बन सकते हैं, ये दिया तो अलग, ये दिया तो अलग, ये दिया तो अलग, ये दोनों दिया तो बफर। और भी अभी अगर ये दोनों दिया होता तब क्या होता, तो अगर ये दोनों साथ में दिया होता तो फिर क्या करते, इन दोनों का बफर। तो यहां पे और एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब इन दोनों का बफर होगा तो K1 लेना है, इन दोनों का बफर होगा तो K2 लेना है। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता था समझते हैं। ये दोनों हो सकते थे बफर बन गए, ये दोनों हो सकते बफर बन गए, ये और ये होते तब क्या होता, तब दोनों में रिएक्शन होता और ये बन जाता। मतलब अगर देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये दिया हो सकता है, अब आराम से सोचो, ये दिया हो सकता है, ये दिया हो सकता है, ये दोनों दिए हो सकते हैं, ये दोनों दिए हो सकते हैं,
या ये दोनों भी दिए हो सकते हैं। अगर क्या क्या गिवन है, ये और ये अगर गिवन होता तब क्या होता, तब उनमें रिएक्शन करवाना है भाई। और ये, हाँ, इसमें भी बहुत से केसेस बन सकते हैं, जैसे अगर दोनों का अमाउंट सेम है तब तो दोनों खत्म हो जाएंगे, वो बन जाएगा, और ये बन गया तो इसकी पीएच का ये फॉर्मूला, ठीक है। और दोनों के अगर अमाउंट सेम नहीं रहे तो फिर एक बच जाएगा और फिर बफर बनेगा। सोचना है भाई, सोचना है, सोचना है, इसी चीज का तो मतलब यही तो इस चैप्टर का ब्यूटी है, यही तो आर्ट है यहाँ पे, यही तो सोचना है। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो वो बनेगा, तो ये फॉर्मूला। मान लो अगर ये ज़्यादा होता और ये कम, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये बनेगा और ये बचेगा, तो इसका और इसका बफर। अगर ये ज़्यादा होता ये कम होता तो ये खत्म, तो इसका इसका बफर। यही तो सोचना है, यही तो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। सोचोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे, और तभी तो इसको बोला है कि ये सबसे मतलब ये हार्ट ऑफ द क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये तो था भाई कार्बोनिक एसिड का केस जहां पे डाइप्रोटिक थे। एक और करते हैं, ट्राइप्रोटिक करते हैं। इसको थोड़ा सोचो, फील लो चैप्टर को। हाँ, ये सब मैं जो करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के लिए है। अगर कोई बच्चा मेरे लेक्चर्स देख रहा है, वो नीट का है और या उसका टारगेट सीईटी और जे मेन है, तो वो इस सेक्शन को स्किप कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आएगा नहीं एक्चुअल में। मतलब होता क्या है कि मतलब जे एडवांस का लेवल थोड़ा हाई रहता है, मतलब होता है ना, हर एग्जाम्स की अपनी एक औकात होती है। तो ये क्वेश्चन पूछने का औकात सिर्फ जे एडवांस की है, नीट और जे मेन के औकात के बाहर के टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ ये है। तो अगर आपका टारगेट नीट है तो एक्चुअल में देखो, एक बात समझना, मैं जो बातें बोलता हूँ कि मेरा कभी कहने का ये पर्पस नहीं कि नीट एग्ज़ाम जो होता है वो अच्छा नहीं होता। देखो, हर एग्ज़ाम अलग अलग मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। नीट एग्ज़ाम जो होता है, नीट में पहले समझ लो आप लोग, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और क्वेश्चन होते हैं 180। 3 घंटे के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट। तो जब क्वेश्चन इतने ज़्यादा दिए गए हैं तो मतलब पेपर बनाने वाला भी इतना नहीं मतलब टाइम देता कि बच्चा सोच सके, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और नीट में क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं कि बनाए से आता है, बस बच्चा पढ़े फटाफट सॉल्व करता रहे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। दूसरी तरफ जे एडवांस में क्या होता है, 3 घंटे में 50 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलता है, मतलब नीट के ट्रिपल टाइम है यहाँ पे। तो अब सोचो, जब टाइम ज़्यादा है तो आप प्रॉपर टाइम मिलता है सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इसलिए उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आप मेरे से एक बात पूछोगे पर्सनली, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो कि अगर आपको एडमिशन चाहिए मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में, तो कौन ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसमें मेडिकल, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो मेडिकल का पेपर ईजी आता है, मेडिकल पेपर नो डाउट बहुत ईजी आता है, उसकी वजह से मेडिकल का कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, और उसकी वजह से मेडिकल में अच्छे कॉलेज को मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पेपर ईजी, देखो अभी तो सब कट ऑफ का खेल है, पेपर ईजी आएगा कट ऑफ बढ़ जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा तो आपको हाई मार्क्स, बहुत हाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एडवांस का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही नीचे आता है, जिसकी वजह से आप मतलब थोड़े बहुत भी मार्क्स लाओगे तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो मैं ये सब जो बातें बता रहा हूँ वो ये सिर्फ ये कि एडवांस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, थोड़ा टाइम देते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन में घुस घुस के पूछते हैं, बाकी एग्जाम वाले ऊपर ऊपर से पूछते हैं। अब आते हैं फॉस्फोरिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के लिए। H3PO4, और इसमें भी थोड़ा दिमाग घुमा के लगाना पड़ेगा, बात को ध्यान रखना है। इससे क्या बनता है, H2PO4 माइनस, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन एक करवाया था, ये क्या हो Ka1, ठीक है, सोडियम लिखना चाहो लिख दो, वो किसी काम का नहीं होता वो सब। फिर Ka2, Ka3, ठीक है, ये होगा। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर ये गिवन था,
तो ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये दोनों गिवन होते हैं तो इनका बनेगा बफर। अगर ये दोनों गिवन होते हैं तो इसका बफर बनेगा, जैसे पीएच का फॉर्मूला होता 1/2, नहीं पीएच का फॉर्मूला होता बफर बनेगा ना ये, तो ये इसका फॉर्मूला होता अगर ये दोनों दिए होते। तो अगर ये दोनों दिए होते तब और अगर ये दोनों दिए होते तो ये, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले बन सकते हैं। इसमें और भी बहुत से केसेस आएंगे, मतलब कि अगर ये और ये दिया होता तब ऐसे, अगर ये और ये दिया होगा तो ये बन जाएगा। बाकी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केसेस हो सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए 1-2 न्यूमेरिकल मैं वही न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जो आ चुके एग्जाम में। इधर उधर का न्यूमेरिकल क्या करवाया जाए, सीधा एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड pH ऑफ मिक्सचर formed by mixing ठीक। ये क्वेश्चन जेई में मतलब एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप समझ लो कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बताया है, अगर उसको नहीं पता आपको तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कभी निकाल ही नहीं सकते। मतलब कुछ लोग इसको करने लग जाएंगे, आपके H3PO4 था, कुछ लोग इसको करने लग जाएंगे, पर इस क्वेश्चन में कुछ और है जो आपको सोचना होगा। तो वो जेई वाले जो होते हैं एडवांस वाले, सोचने के मार्क्स देते हैं। उनको इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, उनको रट्टा मार के आने वाले इंसान नहीं चाहिए, उनको चाहिए इंटेलिजेंट जो सोच सके, जिसका IQ अच्छा है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जैसे ही H3PO4 को NH3PO4 में मिलाओगे, देखो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ है वीक पर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं, अल्फा 1 तो नहीं, ये 1 से कम है, पर अल्फा ठीक ठाक हाई होता है, मतलब 0.4 0.5 होता है, ठीक ठाक हाई है। और ये आपको मैंने याद होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ठीक है। तो होता है एक्चुअल में क्या है कि H3PO4 एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2PO4 माइनस एक काफ़ी वीक एसिड है, फिर उससे HPO4 2 माइनस बनता है, वो बहुत वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें रिएक्शन होना ही होना है। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये इसको H पकड़ाएगा तो क्या बनेगा NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। यही इस पूरे क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा ब्यूटी, मतलब
इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात वो ये कि दिया ये है पर पीएच इससे निकलेगा, तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे। अब देखो समझो, अब आप बोलोगे सर इनमें आपस में रिएक्शन करवा दो, इनमें आपस में रिएक्शन करवा के कुछ फायदा नहीं, क्यों? अरे इसको H दोगे तो इससे सोडियम लोगे तो अल्टीमेटली वही बन जाएगा, तो अरे इसको दोगे और इसको लोगे तो इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो मतलब ये आपके पास अब आगे रिएक्शन नहीं कर सकते। अब देखो क्या है, दोनों के मोल समझते हैं। देखो मोल कितना है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मिली मोल कर लेते हैं, बल्कि मिली मोल कितना होगा 50 इंटू 0.2 मतलब 10, और इसका भी है 10, ठीक है। दोनों का सेम है, खत्म हो जाएगा, तो कितना है मिली मोलर 10 एंड 10, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिर आगे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आगे कैलकुलेशन नहीं, मतलब कि ये क्या है आगे लिखो इसमें, सो above mixture is a buffer solution of Na_H2PO4 and Na2HPO4। एक्चुअल में देखो सोडियम को तो कोई काम ही नहीं होता है, तो एक क्या है H2PO4 माइनस और दूसरा क्या है HPO4 2 माइनस, ये दोनों बचे, ठीक है, ये दोनों बचे, और ये दोनों अगर इक्वल अमाउंट में है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे बफर सोल्यूशन, ठीक है। और इससे इसमें आने में क्या होता है Ka2, और इससे इसमें आने में होता है Ka2, ये होता है Ka2, ठीक है। अरे H2PO4 माइनस से अगर आप आओगे HPO4 2 माइनस में तो K2 होता है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा pH इक्वल टू Pk2, क्योंकि सोल्यूशन में यही दोनों बचा। और देखो एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, कंफ्यूज करने के लिए सारे K दे दिया कि ये अगर सिर्फ K2 देते तो कोई बच्चा दिमाग लगा सकता सिर्फ K2 दिया, अच्छा मतलब K2 का यूज होगा, उन्होंने सारे K दे दिए कि आप दिमाग में न लगा पाओ, कंफ्यूज रहो। यही तो एडवांस की खास बात है, आप जितने तेज हो वो आपसे भी ज़्यादा तेज है, ठीक है। वो सब इन्फॉर्मेशन देंगे, ढूंढ लो तुम्हें जो चाहिए, ढूंढ लो अपना। तो pH इक्वल टू क्या होगा Pk2 प्लस लॉग, फिर ये होगा HPO4 2 माइनस अपॉन H2PO4 माइनस, तो Pk2 की वैल्यू 8 आएगी। दोनों का देखो पहली बात तो मोल सेम है, तो वैसे कट जाएगा ये log 1 की वैल्यू 0। सो इस सोल्यूशन को जो pH आएगा वो आएगा 8, तो बस ये इसका आंसर है। समझ में आई है? तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन पहले इसी से मिलता जुलता करते हैं। H3PO4, ठीक है, इसका K गिवन है, तीनों एक साथ दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, बोला कैन फॉर्म, लिखो इसमें कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बफर, कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बफर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एडवांस के क्वेश्चन की कई बार खास बात होती है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन देते हैं, और बोला कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बफर, कौन कौन सा गिवन है। ठीक है, ये बोल अब बताना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट, आगे लिखो मोस्ट एप्रोप्रिएट बफर वाज चूजन टू इंट्रोड्यूस बफर एक्शन एट pH इक्वल टू 7.4।
हमें एक बफर चाहिए जिसका पीएच मतलब क्या 7.4। देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट बफर वॉज चूजन, मतलब वॉज चूजन चूज करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट बफर वॉज चूजन टू इंट्रोड्यूस बफर एक्शन एट पीएच इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड, आगे क्या बोला, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 m in a which to be added in 50 ml 0.1 m S3PO4 to form buffer solution of pH इक्वल टू 7.4। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा, पहले इसको समझ लो। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है इसमें। देखो सबसे पहली बात कि बोल रहा है कि S3PO4 की 3 K गिवन है और इसमें 3 तरीके का बफर बन सकते हैं। इसका मिला के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया है, इसका मिला के और इसका मिला के। ठीक है, हम लोगों को जो बफर सॉल्यूशन चाहिए, अरे बफर सॉल्यूशन, बफर क्या होता है, पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। कैसे, बफर एक्शन से। तो बोल रहा है कि वो जो बफर एक्शन करेगा, जो बफर सॉल्यूशन, तो उसका पीएच 7.4 के आसपास चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहा है समझो। एक S3PO4 का सॉल्यूशन, किसका, S3PO4 का सॉल्यूशन, NaOH को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, NaOH को तब तक ऐड करना है जब तक पीएच 7.4 नहीं आ जाता। जैसे 7.4 आएगा पीएच आपको रोक देना है। तो आपको NaOH को ऐड करना है, NaOH को तब तक ऐड करना है जब तक पीएच कितना ना जाए, 7.4। पीएच 7.4 आएगा आपको स्टॉप कर देना है। तो वही बताना है, फाइंड करना है वॉल्यूम किसका, NaOH का, कि ऐड करें। ठीक है, कि इसमें बफर में। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें अब सबसे पहले यही ढूंढना पड़ेगा, ये बफर होगा, ये बफर होगा कि ये बफर होगा। कैसे पता चलेगा, इसका पता चलेगा K की वैल्यू से। देखो बफर सॉल्यूशन का आप लोगों को याद होगा, जो पीएच जो होता है, इसमें सारा ट्रिक इसका वही, पीएच का वैल्यू जो होता है वो पीके वही +1 और पीके -1 के बीच में होता है। जो बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तो देखो पहले इसमें समझो क्या है कि इसका pK1 3 है, मतलब अगर इसका 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका pH 2 से 4 की, अरे अगर वो 3 आ रहा तो मतलब 2 से 4 तक, तो 7.4 तो उसके रेंज में नहीं आया। ये कितना, 8, ये 8 है, तो इसका pH 7 से लेके 9 के बीच में। अरे अगर ये 8 है, pK इसका 8 है, तो 7 से लेके 9 के बीच में, तो 7.4 उसी में आ रहा है। और लास्ट वाला ये 12, तो ये 11 से लेकर 13 तक। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन इन्फॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि जो बफर सॉल्यूशन होगा वो ये बनाएगा। ये कौन होगा, ये इसका K2 को लेके। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन वी कैन कंक्लूड दैट बफर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय S2PO4- एंड HPO4 तो देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन। एडवांस के क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपको सोचना है कौन सा बफर लेना है। मतलब समझ लो सब आपको करना है, वो कुछ नहीं देते, सब आपको करना है। तो पहली बात तो इस पीएच से डिसाइड हो कि भाई ये दोनों बफर नहीं होगा, ये बफर होगा। पहले आपको ये डिसाइड करना कि ये बफर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। देखो सबसे पहले S3PO4, देखो हम लोग करते रहते हैं। देखो ये कितना गिवन है, 50 ml। ठीक है, 0.1 m यही गिवन है। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं मिलीमोल। कितना होगा, 5 मिलीमोल होना चाहिए। ठीक है, 5, तो 5 मिलीमोल। तो देखो सबसे पहले S3PO4 का NH से रिएक्शन कराओगे, Na क्या होगा, H को निकालता जाएगा बाहर। तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा बन जाएगा S2PO4-। ठीक है, सोडियम मैंने नहीं लिखा, उसकी जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले बन जाएगा S2PO4-। अब समझो सबसे पहले देखो जो बफर सॉल्यूशन है
वो इन दोनों को मिला के बनेगा। तो हमको H3PO4 चाहिए या नहीं, तो आप जब NaOH को ऐड करोगे तो पहले ये पूरा खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन में ये आ गया, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ आ रहे तो ये 5 मिलीमोल है, ये पूरा खत्म करना है, ये एक भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो 5 मिलीमोल, ये आपके पास ये रहेगा। अरे वो पूरा खत्म कर दिया, तो जितना ये था उतना ये बनेगा। अब देखो समझो, अगर ये इससे इसमें आने में, मतलब देखो इससे यार है ये 5 मिलीमोल है तो ये भी 5 मिलीमोल, तो यहाँ पे आने के लिए जो NaOH का यूज पड़ा अभी तक, NaOH को ध्यान दो वो कितना पड़ा है 5 मिलीमोल। देखो यहाँ तक में 5 मिलीमोल का यूज पड़ेगा। अरे भाई NaOH तो H को बाहर निकालेगा ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिलीमोल है, ये भी 5 मिलीमोल, तो मतलब कि NaOH ने 5 मिलीमोल H+ को निकाला होगा। अब देखो बफर सॉल्यूशन इसका और इसका मिला के बनेगा, और इसका pKa2 गिवन है 8, ठीक है। तो देखते कैसे हो सकता है, इसका बफर सॉल्यूशन पूछा है कि कैसे बनेगा ये। देखो ये इधर आएगा तो -0.6 होगा, तो थोड़ा सा आपका लॉग अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये होगा लॉग 1/4। देखो कैसे आया log 1/4, log 4 की वैल्यू होती 0.6, आगे माइनस साइन, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल में रहा होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा तभी आगे आएगा। तो इस तरीके से किया करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो मैं इसको मतलब थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो समझो, एक बात समझो, अब बफर सोल्यूशन में दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, दोनों का होना जरूरी है, बफर सोल्यूशन में दोनों का होना जरूरी है। जब ये मतलब अरे NaOH का जब आप ऐड करोगे तो ये कंज्यूम होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। देखो ये 5 मिलीमोल है, तो ये जितना कंज्यूम होगा उतना ही तो बनेगा ना ये। तो अगर सपोज करो, मतलब ये जो सोल्यूशन है अगर इसमें ये X हो गया, अगर X हो गया तो ये जो होगा, तो ये 5 मतलब मिलीमोल -X होना चाहिए मान लो, और ये X कितना बनेगा, आपने NaOH मान लो X मिलीमोल ऐड किया। देखो समझो, अगर आप NaOH मान लो X मिलीमोल इसमें ऐड करते हो, ठीक है, तो NaOH रिएक्शन करेगा तो ये भी बन जाएगा X मिलीमोल, ठीक है। अरे NaOH का अगर से रिएक्शन करेगा ये बन जाएगा। अगर आप NaOH X मिलीमोल ऐड करोगे तो ये X मिलीमोल बनेगा, तो ये कितना बचेगा 5 - X, ठीक है। तो X की वैल्यू निकाल लेते हैं। NaOH पहले कंज्यूम हुआ था 5, यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से आने में X, तो दोनों को मिला के आ जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो देखो इनको कंपेयर करेंगे तो 1/4 इसकी वैल्यू, तो ये कितना नहीं अच्छा ये नीचे वाला है, इसकी वैल्यू ये है X, ठीक है, ये नीचे वाला है ये है X, ठीक है, और ये कितना होगा 5 - X, तो ये कितना होगा, तो X = आ रहा है 1, X = 1 आ रहा है, ठीक है, X = 1 ही आया ना ये। मैं एक बार देख रहा हूँ कैलकुलेशन सारे अपने, सही है, X = 1 ही आ रहा है ये, ठीक है। तो X = कितना आया 1, मतलब कि 1 मिलीमोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि जो टोटल NaOH होगा वो होगा 5 + X
एक से यहाँ 5 पहले, तो होगा 6 मिलीमोल। तो इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो क्या होगा, वही मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मोल। तो मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम निकालना है, मिलीमोल कितना है 6, तो उसका वॉल्यूम आएगा 60 ml। तो कितना NaOH ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, 60 ml। ठीक है, ये तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हो गया ये, आप लोग इसको देख लो। और एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, ये हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो हम लोगों का फिर बफर टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लिखो इसमें 40 ml solution, a 40 ml solution of weak base, a 40 ml solution of weak base is titrated with, टाइट्रेशन एक टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टाइट्रेशन में क्या होता है, आपको एक एसिड में, अगर एसिड है तो बेस ऐड करते हैं, बेस होता है तो एसिड ऐड करते हैं। और ये नॉर्मली आपको जो भी स्कूल होते हैं या फिर जो भी जूनियर साइंस कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी जाता है। तो क्या है कि बेस BOH is titrated with 0.1 m HCl. The pH of solution is found to be 10.04. इस मतलब देखो 40 ml वीक बेस सोल्यूशन, मतलब वीक बेस इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 m HCl. द pH ऑफ सोल्यूशन is found to be 10.04 and 9.14 after adding 5 ml and 20 ml acid respectively. और पी के आपको बोला कि फाइंड, मतलब बोला फाइंड PKB ऑफ बेस। ठीक है, PKB ऑफ बेस बताना है क्या होगा। 40 ml, मैं रिपीट कर, सोल्यूशन ऑफ वीक बेस BOH इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 m HCl, फाउंड इतना इतना, और आफ्टर एडिंग 5 and 20 ml HCl। ठीक है, एसिड, तो बताना PKB ऑफ बेस कितना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात इसको समझो कि ये जो सोल्यूशन है ये आपको बफर एज्यूम करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो समझो क्या है कि कैसे, अब आप बोलोगे सर कैसे बफर कैसे एज्यूम किया। देखो इसमें कुछ बातें समझना होगा। एक तो पहली बात कि बेस का कंसंट्रेशन भी नहीं गिवन है, ये अननोन है। ठीक है, आप जब HCl को ऐड करोगे तो देखो बेस में जब HCl ऐड होगा तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, पहली बार ऐड करने के बाद उसमें बेस कंफर्म बचा है। क्यों, आप बोलोगे कैसे, क्योंकि अभी pH बेसिक है, मतलब अभी भी जो pH है वो स्टिल बेसिक साइड, बेसिक सोल्यूशन है, तो मतलब बेस बचा हुआ है। और क्योंकि बेस बचा है और साथ में उसका सॉल्ट बन गया है, मतलब अरे HCl को ऐड करने सॉल्ट बन जाएगा, तो बेस और साथ में उसका सॉल्ट, तो वो मिलके क्या बनाएगा, बफर सोल्यूशन। ठीक है, दोबारा HCl ऐड किया है, अभी स्टिल देखो pH जो है वो बेसिक साइड है, इसका मतलब अभी भी बेस बचा हुआ है, तो उसका मतलब बेस और साथ में उसका सॉल्ट, फिर से सोल्यूशन बेसिक साइड है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि बेसिक सोल्यूशन। अब देखो इसमें क्या लेते हैं, लेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस C। एक्चुअल में ये दो ही अननोन, इसमें एक कंसंट्रेशन और एक PKB, मतलब यही आपको निकालना है, सोचना है।
तो देखो क्या होगा कि जैसे बेस है, इसकी रिएक्शन आप जब HCl से करोगे तो बनेगा BCl प्लस वाटर, मतलब ये क्या होगा बेस और ये क्या है सॉल्ट। ठीक है, ये देखो पहला वाला केस समझो, पहला वाला केस बहुत ध्यान से समझना। इसका वॉल्यूम 40 ml है, ठीक है, और मतलब पहले वाले केस में, मतलब मैं पहला वाला केस लिख देता हूँ, वॉल्यूम देखो 40 ml है और कंसंट्रेशन है C, मैंने कंसंट्रेशन C लिया, तो मोल कितना होगा 40C। अरे मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है, तो ये कितना है आपके पास 40C। अरे कंसंट्रेशन को C लिया है मैंने, कंसंट्रेशन को C लिया है और वॉल्यूम 40। अब देखो HCl, तो पहले वाले में कितना ml ऐड किया 5 ml, तो 5 ml और इसका मोलरिटी कितना है 0.1, तो ये कितना होगा 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अब समझो HCl तो खत्म हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 40C माइनस 0.5, तो ये बनेगा 0.5, यही सोचना था। तो देखो पहले वाले के केस में क्या होगा, pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। ठीक है, तो pH कितना है 10.04, pKb निकालना है, प्लस लॉग सॉल्ट का मोल 0.5 और नीचे बेस, तो वो होगा 40C माइनस 0.5। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब देखो सेकंड वाला केस, देखो सेकंड केस क्या गिवन वो देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड केस में क्या है कि 20 ml ऐड किया है, तो ये कितना होगा 20 इंटू 0.1, तो ये आएगा 2, तो ये क्या होगा 20C माइनस 2, ये खत्म हो जाएगा और ये बनेगा 2। ठीक है, ये तो इसमें सेकंड वाले केस में क्या होगा, दोबारा 20C नहीं, तो 40C था ना ये दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.9, अरे माइनस करेंगे 0.9 ही आएगा ना, ये पहले से दूसरे को, pKb कट जाएगा, देखो 0.9 का मतलब होता है log 8, एक्चुअली में 2⁻³ होगा वो, इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log, माइनस का मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेट कर लेते हैं। तो 8 इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन ला के काट देते हैं, तो वैसे 0.5 और ये होगा 20C माइनस 1, या नहीं कुछ नहीं करते, 1 मिनट, 8 0.5 का देखो, 0.5 का मतलब होगा हाफ, तो इसको नीचे ले आते हैं, बल्कि ये कर लेते हैं 40C माइनस 2 अपॉन 4 और ये 40C माइनस 0.5, तो क्या हो सकता है देखते हैं फटाफट, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि इसमें कुछ कट कर लेते हैं, चलो उधर ही कर देते हैं भाई 32, और इनटू क्या होगा 32, चलो एक 2 कॉमन कट कर लेते हैं, 16 बचेगा, और 16 इंटू 40 कितना होगा 640,
तो सी का वैल्यू 7/620। ठीक है, सी आ गया। अब पी के बी निकाल लेते हैं, चलो बस हो गया। पी के बी पूछा है, तो पी के बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो फिर 10.04 माइनस लॉग 0.5/40C माइनस 0.5। तो इसको करते हैं सॉल्व। सी के वैल्यू में कुछ मिस्टेक आ रही है एक्चुअल में, यहाँ पे रखने पे नेगेटिव हो रहा है, बल्कि कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, अब मुझको मिस्टेक समझ में आया। एक्चुअल में क्या मिस्टेक था वो देखते हैं। ये एक्चुअल में भाई मैं सोचा ये नेगेटिव, ये पीवेच होता है ना फॉर्मूला, ये तो ये 14 माइनस ही होना चाहिए। एक्चुअल में 14 माइनस ही होना चाहिए, और ये 14 माइनस होना चाहिए। तो अब 1 में से 2 को जब माइनस करोगे, तो जब इसमें 1 में से 2 को माइनस करोगे तो ये एक्चुअल में उल्टा ये इधर जाएगा, तो ये माइनस आना चाहिए एक्चुअल में ये। और आपके पास जब ये माइनस आएगा तो 1/8 होना चाहिए। भाई मैं सोचा था ये सब इतना गड़बड़ क्यों आ रही है, तो 1/8 होना चाहिए एक्चुअल में, ये माइनस आना चाहिए था। तो पीवेच आप एक्चुअल में फॉर्मूला तो पीवेच रहता है ना ये, तो ये 1/8 हाँ, ये सी का वैल्यू लग रहा है 3.5/40। अब पहले वाले में ही रख लेते हैं।
ये log 1/6 आएगा ये, क्योंकि ये माइनस होगा 3.5, माइनस 0.5 तो 3 है ये, तो ठीक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन चेक करें ना, वैसे मेरे हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया बफर सॉल्यूशन का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जे एडवांस में आ सकता है, बस इसमें यही करना होता है, 2 इक्वेशन बनाओ और उनमें माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।